तो वृत्त का जो क्षेत्रफल है वो आपको आ गया 616। अब चलिए वर्ग में आते हैं। तो वर्ग का परिमाप भी आपको 88 दिया गया है। तो 4 गुने भुजा होता है वर्ग का परिमाप, बराबर आपको है 88। ठीक है, तो 88 4 से कटेगा कितने बार में? 22 बार में। ठीक है, तो क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? भुजा स्क्वायर होता है, इसका सूत्र है। तो 22 का स्क्वायर कर लेंगे। 22 का स्क्वायर आपको होगा 484। तो 484 और 616 दो चीज़ें आपको आ गया। थोड़ा सा चलिए कलर बदल लेते हैं, थोड़ा मोटाई भी बढ़ा लेते हैं। चलिए, तो एक आपको आ गया 616 और एक आया 484। अब इसको हम लोग एक साथ लिख लेते हैं। वृत्त का आपको आ गया 616, ठीक है, और वर्ग का आ गया 484। चलिए देखिए दोनों में क्या डिफरेंस है। क्या कह रहा है? वृत्त का क्षेत्रफल वर्ग का क्षेत्रफल बराबर है, तो बिल्कुल गलत है ऑप्शन ए। ठीक है, बी, वृत्त का क्षेत्रफल वर्ग के क्षेत्रफल से कम है। तो वृत्त का क्षेत्रफल वर्ग के क्षेत्रफल से कम नहीं है, ज़्यादा है, तो ये भी आपको गलत हो गया। ऑप्शन सी, वृत्त का क्षेत्रफल वर्ग के क्षेत्रफल से ज़्यादा है, बिल्कुल ये सही है। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा, डी नहीं। तो 7 नंबर प्रश्न का सही उत्तर आपको सी हो जाएगा। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 8 में क्या कहा जा रहा है, देखिए। किसी घन का प्रत्येक किनारा ए इकाई हो तो उसका विकर्ण क्या होगा? घन का किनारा क्या हो गया? ए दिया हुआ है। तो घन का विकर्ण बराबर क्या होता है? √3 गुने भुजा, यानी √3 गुने ए हो जाएगा। तो √3a आपको इकाई इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए एकदम सही उत्तर होगा इसका। ठीक है, प्रश्न संख्या 9 पे आते हैं। प्रश्न संख्या 9 में क्या कहा जा रहा है, देखिए। त्रिज्या r तथा ऊंचाई h वाले लंबवृत्तीय शंकु का आयतन क्या होगा? लंबवृत्तीय शंकु का आयतन क्या होता है? 1/3 इंटू पाई आर स्क्वायर एच। तो आपका यहाँ पे r सिर्फ कैपिटल हो जाएगा और h भी कैपिटल हो जाएगा, बाकी सब वही रहेगा। तो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच ऑप्शन किस में है? तो देखिए 1/3 पाई आर स्क्वायर एच घन इकाई आपको इसमें है। ठीक है, ऑप्शन बी में। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 10 में। प्रश्न संख्या 10 में क्या कहा जा रहा है, थोड़ा सा इसको ऊपर कर लेते हैं। 10 नंबर प्रश्न में कहा जा रहा है, यदि दो वृत्तों का क्षेत्रफल का अनुपात इतना है तो उनकी त्रिज्याओं का अनुपात। चलिए देखिए, क्षेत्रफल और भुजा से बहुत विशेष प्रश्न पूछा जाता है। एक या तो भुजा रहता है या तो त्रिज्या रहता है। तो यदि क्षेत्रफल दिया रहे, क्षेत्रफल का अनुपात, तो भुजा का अनुपात ज्ञात करना हो या फिर त्रिज्या का अनुपात ज्ञात करना हो, तो सीधे उसका वर्गमूल निकाल देंगे। अर्थात 4/25 है क्षेत्रफल बटे क्षेत्रफल का अनुपात, तो भुजा या त्रिज्या का अनुपात हो जाएगा बराबर 4 का वर्गमूल 2 हो जाएगा और 25 का वर्गमूल 5, यानी 2:5 इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो ऑप्शन डी इसका एकदम सही उत्तर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या कहा गया? साइन 30/cos 30 गुने कॉट 30। चलिए, अगर आपको सूत्र 8.4 का याद होगा तो सर्वसमीका का, तो साइन θ/cos θ = tan θ होता है। ठीक है, तो tan 30 डिग्री हो जाएगा इंटू कॉट 30 डिग्री है, तो कॉट 30 डिग्री। tan θ इंटू कॉट θ का मान आपको 1 होता है। इस हिसाब से भी आपको 1 आता है। या फिर आप साइन 30 डिग्री का मान रखेंगे, फिर cos 30 डिग्री का मान, या फिर कॉट 30 डिग्री का मान, फिर आपको सॉल्यूशन करेंगे उसका, फिर भी आपको इसका सही उत्तर 1 ही आएगा। ठीक है, तो चलिए इसका जो सही उत्तर हो जाएगा आपको प्रश्न संख्या 11 का, वो आपको डी हो जाएगा 1 नंबर। ठीक है, प्रश्न संख्या 12 में आते हैं। 12 में कहा जा रहा है 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा और 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। चलिए, तो यहाँ पे 1 का 1 रहेगा, माइनस tan स्क्वायर थीटा को हम लिखेंगे tan स्क्वायर 45 डिग्री, तो tan 45 का मान आपको 1 होता है और 1 का स्क्वायर, बट यहाँ पे नीचे 1 है और यहाँ पे भी क्या हो जाएगा? प्लस है तो प्लस, और tan 45 का मान 1 होता है, 1 का स्क्वायर हो जाएगा। 1 में से ऊपर देखिए 1 माइनस 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, नीचे 1 और यहाँ पे प्लस 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा। अब देखिए 1 में से 1 घटेगा तो 0 बटे यहाँ पे 2 होगा, यानी 0/2 का मान भी 0 ही आएगा। तो 0 जो है वो किसका मान होता है? साइन 90, साइन 0, tan 90 या साइन 45। तो देखिए जो 0 मान होता है वो आपको साइन 0 डिग्री का होता है। साइन 90 का मान 1 होता है, tan 90 का मान अनंत होता है। ठीक है, तो इस हिसाब से जो है आपको
सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 13 पे आते हैं। कहा जा रहा है बिंदु 7 और 10 किस पाद में स्थित है? तो देखिए, दोनों का पाद हमको अगर ज्ञात करना हो या चतुर्थांश ज्ञात करना हो तो हमको उसको देखना होता है चिन्ह, बाकी कुछ भी नहीं। तो चिन्ह बताता है कि वह किस चतुर्थांश में है। तो प्लस प्लस दोनों का चिन्ह है, और प्लस प्लस किसका है? तो प्रथम पाद का है, यानी प्रथम चतुर्थांश में इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए 14 नंबर प्रश्न में आते हैं। 14 नंबर प्रश्न में क्या कहा है? टेन 45 इंटू टेन, सॉरी टेन 45 बटे टेन 60। तो टेन 45 का मान कितना होता है? 1 होता है, और बटे टेन 60 का मान होता है √3, यानी 1:√3 इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 15 पे आते हैं। प्रश्न संख्या 15 में कहा जा रहा है एक्स अक्ष पर स्थित किसी बिंदु के निर्देशांक का रूप क्या होगा? तो एक्स अक्ष पर कोई भी बिंदु स्थित होगा तो एक्स का जो भी होगा वो मान होगा। ठीक है, चाहे एक्स होगा। ठीक है, और बाकी कोई भी चीज़ हो सकता है। एक्स अक्ष पर है तो वाई का मान क्या होगा? 0 होगा। तो एक्स अक्ष पर हमेशा वाई का मान 0 होगा। तो देखिए 0 हो गया ये, और एक्स पे जो मान होगा वो होगा। तो नहीं कोई मान दिया तो एक्स ही होगा, यानी एक्स और 0 हो जाएगा एक्स अक्ष पे। तो इसका सही उत्तर आपको ए हो जाएगा। ठीक है, प्रश्न संख्या 16 पे आते हैं। 16 में क्या गया है? एक छड़ की लंबाई और उसकी छाया का अनुपात इतना है। ठीक है, तो सूर्य का उन्नयन कोण क्या है? देखिए छड़ ऐसे होगा और छाया ऐसे होगा। उसकी सॉरी उसकी लंबाई और छाया का अनुपात, यानी लंबाई 1 है तो छाया जो है आपको √3 है। ठीक है, तो सूर्य का उन्नयन कोण क्या होगा? तो चलिए क्या होगा? 1/√3 हो गया। अब इसको tan अगर लगाते हैं तो tan कितना डिग्री में 1/√3 होता है? tan 30 डिग्री में। तो सूर्य का उन्नयन कोण कितना हो जाएगा? 30 डिग्री हो जाएगा। तो सही उत्तर आपको इसका ए हो जाएगा, 30 डिग्री। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 17 पे। 17 में कहा गया मूल बिंदु से बिंदु -1 और y की दूरी क्या होगी? तो मूल बिंदु से दूरी होता है x² √x² प्लस y²। ठीक है, यानी √x का मान कितना है? -x है, तो -x का स्क्वायर प्लस y²। चलिए -x² भी x² होगा प्लस y² हो जाएगा। तो इसका सही उत्तर आपको x² प्लस y² ही होगा, यानी ऑप्शन ए ही सही उत्तर होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 18 में क्या कहा गया? बिंदु P 5, 7 और Q 8, 11 के बीच की दूरी क्या होगा? तो इसका सूत्र क्या होता है? √x1 प्लस x1 माइनस x2 का स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का स्क्वायर, या x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। दोनों में से किसी तरीके से हम कर सकते हैं, तो हमको जिस तरीके से आसानी हो। तो x2 माइनस x1 करते हैं। 8 माइनस x1 क्या है? 5, इसका स्क्वायर प्लस 11 माइनस 7 का स्क्वायर। इस प्रकार से कर लिए हम। x2 माइनस x1 कर लिए और y2 माइनस y1 कर लिए। 8 में से 5 घटा तो 3 का स्क्वायर प्लस 11 में से 7 घटा तो 4 का स्क्वायर। देख लीजिए 3 का स्क्वायर आपको 9 होता है और 4 का स्क्वायर 16 होता है, यानी 25 हो जाएगा, और 25 का वर्गमूल आपको 5 हो गया। तो सही उत्तर आपको इसका 5 इकाई हो जाएगा। तो क्या होगा इसका आंसर? 5 इकाई होगा, ऑप्शन बी सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। रेखा y बराबर 4 का आलेख निम्न में से किस बिंदु पर होगा? y का मान पूछ रहा है, तो y का मान आपको हो गया 4। ठीक है, y बराबर आपको 4 हो गया। तो y बराबर 4 अगर हम लेते हैं तो यहाँ पर होगा, तो वह x अक्ष को टच नहीं करेगा। अगर मान लेते हैं 1 2 3 4 होगा, तो यह x अक्ष को टच नहीं करेगा, यानी x अक्ष के समानांतर हो जाएगा। ठीक है, तो y का मान 4 है तो x का मान क्या होगा? 0 होगा, यानी 0 और 4 होगा, जो कि इसमें ऑप्शन नहीं है। y का मान 4 है तो x का मान हमको 0 लेना पड़ेगा और y का मान 4 लेना पड़ेगा। भुज हम पहले लिखते हैं इसलिए 0 हो जाएगा पहले और बाद में 4 हो जाएगा। तो इसमें आपको भ्रमित करने के लिए सी दिया है, लेकिन सी 4 0 आपको नहीं होगा, 0 4 होगा, जो कि ऑप्शन में नहीं है। तो इसका सही उत्तर आपको डी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, 19 नंबर प्रश्न का उत्तर आपको डी हो जाएगा। ठीक है, इनमें से कोई नहीं।
चलिए आगे बढ़ते हैं 20 नंबर प्रश्न पे। 20 नंबर प्रश्न में कहा जा रहा है मूल बिंदु के निर्देशांक क्या होता है, तो मूल बिंदु के निर्देशांक 0 0 होता है, अब सबको मालूम है, तो इसका सही उत्तर आपको ऑप्शन ए हो जाएगा। फिर आगे बढ़ते हैं 21 नंबर प्रश्न पे। कहा जा रहा है निम्नलिखित में कौन सा सबसे छोटा प्राकृत संख्या है, तो प्राकृत संख्या की शुरुआत जो है वह आपको 1 से शुरू होता है, 1 2 3, 0 लगा देंगे तो वह पूर्ण संख्या हो जाएगा, इसलिए सबसे छोटा प्राकृत संख्या क्या होता है, 1 होता है। तो इसका सही उत्तर आपको क्या हो जाएगा, इसका सही उत्तर आपको सी हो जाएगा 1। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 22 नंबर प्रश्न में कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में कौन सी परिमेय संख्या, चलिए इसको हम समझते हैं। 22 नंबर प्रश्न में कहा जा रहा है कि कौन सी परिमेय संख्या है, तो सबसे पहले आप देख लीजिए कि जिसका भी वर्गमूल अगर निकल करके वह प्राकृत संख्या के रूप में आ जाता है तो वह सब परिमेय संख्या हो जाएगा, जिसका वर्गमूल नहीं निकलेगा वह परिमेय संख्या नहीं होगा। तो देखिए √5 का कोई वर्गमूल नहीं होता है, यहाँ पे √2 है, इसका भी वर्गमूल नहीं होता है, √3 दोनों बार दिया है, इसमें भी इसका भी वर्गमूल ज्ञात करना असंभव है। √25 का वर्गमूल आसानी से हम ज्ञात कर लेते हैं और 5 होता है, तो इसलिए आपको इसका सही उत्तर ए हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 23 में। ठीक है, 23 में कहा जा रहा है निम्नलिखित में कौन सी अपरिमेय संख्या है, अब जिसका वर्गमूल नहीं निकलेगा वह अपरिमेय संख्या होगा। तो देखिए 16 का वर्गमूल भी आपको ज्ञात हो जाता है, तो वह भी परिमेय संख्या है। और आपको 9 का वर्गमूल ज्ञात हो जाता है 3, लेकिन 27 का वर्गमूल पूरा पूरा ज्ञात नहीं हो पाता है, यह 3√3 आ जाता है, 3 को इसमें आता है 3। ठीक है, तो 2 तो बाहर निकल जाएगा लेकिन 1 रह जाएगा रूट के अंदर, या √3 का वर्गमूल ज्ञात करना संभव नहीं है। √5 गुने √5 में से वर्गमूल ज्ञात करेंगे तो 1 5 आपको बाहर आ जाएगा। और ये तो आपको परिमेय संख्या है ही, परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार या तो शांत होता है या तो अशांत होता है, तो यह अशांत वाला है लेकिन परिमेय संख्या ही है, तो इसका सही उत्तर आपको ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, प्रश्न संख्या 24 में आते हैं। प्रश्न संख्या 24 में क्या कहा जा रहा है, यदि p और q दो अभाज्य संख्या है तो उनका मौसा क्या है। देखिए अभाज्य संख्याओं का मौसा हमेशा 1 होता है, यह एकदम आप निर्णय कर लीजिएगा, कोई भी दो अभाज्य संख्या लीजिए उसका मौसा आप ज्ञात करके देखिए तो आपको 1 आएगा, तो इसका सही उत्तर आपको ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए अब यह आ गया आपको रेकरिंग वाला प्रश्न, आपको परिमेय संख्या के रूप में बदलने वाला। तो क्या है, 0.13 और 1 3 पर रेकरिंग है। ऐसे सवालों को हल करने के लिए हम क्या करते हैं, ऊपर वाला पूरा संख्या लिखते हैं, ऊपर वाले में भी घटाने के लिए लिखते हैं, और नीचे वाले में दशमलव के बाद जितना है उसके बाद 1 पे उतना 0, और नीचे वाले में भी घटाव लिखते हैं, दोनों में घटाना पड़ता है। देखिए क्या घटाएंगे, तो ऊपर वाले में क्या घटाएंगे, नीचे वाले में घटाने के लिए सबसे पहले 1 आपको हर हाल में लिखना है। ठीक है, तो ऊपर वाले में घटाने के लिए रेकरिंग के बगल में जितना भी अंक होगा उसको लिख देंगे, तो रेकरिंग के पीछे कुछ भी नहीं है तो इसलिए यहाँ पे 0 घटेगा। और नीचे वाले में वह घटाते हैं रेकरिंग और दशमलव के बीच में जितना आपको अंक होगा उतना 0 डाल के घटाते हैं, तो यहाँ पे रेकरिंग और दशमलव के बीच में एक भी अंक नहीं है, इसलिए यहाँ पे कुछ भी नहीं डालेंगे, 1 ही रह जाएगा, तो ऊपर हो जाएगा 13 और बटे यहाँ पे 99 हो जाएगा। ठीक है, हम इसको और अच्छे तरीके से समझाने के लिए एक सवाल दूसरा लिखते हैं, आप देख लीजिए, जैसे 2.14 लिख दिए। ठीक है, और 4 पे रह करेंगे, तो इस सवाल को कैसे हल करेंगे, तो देखिए कैसे लिखेंगे, 214 बट यहाँ पे 1 दशमलव के बाद कितना अंक है, तो 2 अंक है, तो 0 2 लिख दिए। अब ऊपर भी घटाव लिखेंगे नीचे भी घटाव लिखेंगे, अब देखिए क्या आंसर आएगा। ऊपर घटाने के लिए क्या घटाएंगे, रेकरिंग के पीछे जितना भी अंक है वो सब लिख देंगे, तो रेकरिंग के पीछे क्या है, 2 और 1 है, 2 1 लिख दिए। ठीक है, अब देखिए रेकरिंग और दशमलव के बीच में कितने अंक हैं, सबसे पहले तो 1 लिखना यहाँ पे ज़रूरी है, तो 1 लिख दिए। अब दशमलव और रेकरिंग के बीच में कितना अंक है, 1 अंक है, तो यहाँ पे 1 पे 1 0 देंगे। बस इस प्रकार से आप घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, 4 में से 1 घटा 3, और आपको 1 11 में से 2 घटा तो 9 1 193 बटे 100 में से 10 घटा तो 90। इस प्रकार से इसका जो मेन अंक होगा संख्या परिमेय संख्या के रूप में, वो आपको 193 बटे 90 होगा आंसर। ठीक है, तो इस प्रकार से हम ज्ञात करते हैं कोई भी संख्या का शॉर्टकट तरीके से। ठीक है, परिमेय रूप। तो आगे बढ़ते हम, इसका सही उत्तर आपको 13/99 हो जाएगा। 13/99 आपको किस ऑप्शन में है, देख लेते हैं। 13/99 आपको बी नंबर, सॉरी सी नंबर ऑप्शन में 13/99, तो इसका सही उत्तर आपको सी हो जाएगा। ठीक है, अब 26 नंबर प्रश्न में आते हैं, 18/72 का मौसा क्या होगा। चलिए 18 और 72 का मौसा ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, देखिए 18 से 72 पूरा पूरा कट जाता है, और महत्तम संख्या वह होता है, सॉरी महत्तम समापवर्तक वह संख्या होता है जिससे दोनों संख्या पूर्णतः विभाजित हो जाए। तो देखिए 18 एक ऐसा संख्या है जिससे 18 भी विभाजित है और 72 भी विभाजित है, इसलिए
इस संख्या का मसा आपको क्या हो जाएगा 18 ही हो जाएगा, ऑप्शन ए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 27 नंबर प्रश्न पे। कहा गया है √12 का परिमेयीकरण गुणांक क्या है। चलिए √12 किसी भी संख्या का अगर आपको परिमेयीकरण गुणांक कहा जाए तो पहले उसका हम लोग खंड करेंगे। तो √12 को आप खंड करेंगे तो क्या आएगा 2 गुने 2, 2 दूना 4, तिया 12, 12 आ गया। अब चलिए परिमेयीकरण गुणांक क्या होता है, तो जो संख्या उसको परिमेय बना दे, कितना से गुना करे कि वह संख्या उसको परिमेय बना दे। तो देखिए 2 यहाँ पे 2 है तो 1 2 तो बाहर हो गया, तो ये तो परिमेय संख्या हो गया। बच गया क्या √3। तो √3 में कितना से हम गुना करेंगे कि वह परिमेय हो जाएगा, तो √3 में हम √3 से ही गुना करेंगे तो वह परिमेय हो जाएगा, अर्थात वह संख्या √3 है जिससे हमको गुना करने पर यह संख्या परिमेय हो जाएगा। ठीक है, ये जो संख्या है वह परिमेय हो जाएगा। तो हम ये लिखें या फिर जो इसमें आपको बच जाए वही संख्या आपको दोहरा देना है। तो रूट यहाँ पे क्या बच गया 3 बच गया और √1 रहेगा ही। तो √3 वह संख्या है जिससे गुना करने पर यह जो संख्या है √12 वह परिमेय संख्या के रूप में बदल जाएगा। तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 28 नंबर प्रश्न में क्या कहा जा रहा है, देखिए यदि p एक धनात्मक पूर्णांक है तो धनात्मक सम पूर्णांक का रूप क्या होगा। सम संख्या क्या होता है, तो वह संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। तो 2 से विभाजित होने के लिए क्या होगा, अब चलिए कोई भी संख्या में 2p अगर हम लेते हैं, p का जगह पर आप 0 लीजिए, सॉरी p के जगह पर 0 तो नहीं ले सकते यहाँ पे, चूँकि धनात्मक कहा है तो धनात्मक संख्या 1 से शुरू होगा। 0 धनात्मक न धनात्मक है न ऋणात्मक है, तो आप p के जगह पर 1 से कोई भी संख्या शुरू करके ले जाइए, 1 लीजिए 2 लीजिए कुछ भी लीजिए, तो वह संख्या आपको सम संख्या ही आएगा। चाहे 2 एकम 2, 2 दूनी 4 या फिर 3 से भी गुना करेंगे तो p का मान अगर आप 1 के अलावा या 1 भी रखते हैं, कोई भी संख्या रखते हैं धनात्मक पूर्णांक, तो आपको क्या आएगा वह सम संख्या ही आएगा। इसलिए इसका सही उत्तर आपको ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, 29 नंबर में आते हैं। 29 नंबर में कहा जा रहा है निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार शांत है। चलिए यहाँ पे हम लोग चेक करेंगे बगैर हल किए हुए। ठीक है, कुछ रूल है उस रूल को फॉलो करते हुए। तो शांत चेक करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, हर को चेक करते हैं। किसको चेक करते हैं, हर को। और हर में सिर्फ क्या आना चाहिए 2 गुने 5, या सिर्फ 2 भी आएगा तो भी चलेगा या फिर 5 आए फिर भी चलेगा। इस तीनों परिस्थिति के अलावा अगर हर के स्थान पर कोई भी संख्या आता है तो वह संख्या आपको अशांत हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अशांत। तो 81 में आप देख लीजिए 3 3 3 आ रहा है, तो इसमें आपको 2 और 5 का दर्शन नहीं है, तो ये आपको परिमेय संख्या नहीं होगा। सॉरी, शांत इसका दशमलव प्रसार नहीं होगा। ठीक है, 41 में ये भी, इसमें भी आपको 5 नहीं आएगा या 2 नहीं आएगा, तो इसका भी अशांत हो जाएगा। 45 में देखिए क्या आएगा, 13/45 है तो क्या आ जाएगा 13/3 गुने 3 गुने 5, 3 तिहाई 9 बचे 45। अब चलिए इस परिस्थिति में हमको एक चीज़ और ध्यान रखना होगा कि यह जो 3 है चाहे ऊपर वाला से कहीं कट तो नहीं रहा है। अगर कट जाएगा तो सिर्फ 5 अगर बचा तो फिर वह शांत हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे 13 3 से नहीं कट रहा है, इसलिए यह भी शांत नहीं है। तो लास्ट ऑप्शन बच जाता है, वो आपको शांत हमेशा होगा ही। चौथा प्रश्न, चौथा नंबर जो ऑप्शन है सो अगर नहीं है तो फिर आपको चेक करके दिखाते। देखिए 19/80 है, 19 का तो कोई खंड होता नहीं, लेकिन 80 का क्या हो जाएगा 2 दूना 4 दूना 8। देखिए 8 दाई 80 होता है, तो 8 दूना 16 पंचे 80। देखिए इसमें सिर्फ 2 और 5 आ रहा है, इसीलिए यह जो संख्या है वो आपको शांत है, ऑप्शन डी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्या कहा जा रहा है 30 नंबर में निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार अशांत है। चलिए उसका जस्ट उल्टा है। तो देखिए 400 है यहाँ पे, तो इसमें तो 100 में तो आपको 5 2 आता है और 4 में सिर्फ 2 आता है, तो ये तो शांत हो गया, तो ये भी आपको नहीं है। 80 तो अभी आप देखे हैं कि शांत है, तो इसलिए यह भी शांत है। यहाँ पे अशांत पूछा रहा है इसलिए यह भी आंसर नहीं है। 400 यहाँ पे फिर से आ गया, यह भी शांत हो गया, लेकिन हमको अशांत पूछ रहा है तो यह आपको अशांत हो जाएगा। 121 का आप खंड करेंगे तो 11 गुने 11 आएगा, जिसमें 5 और 2 नहीं है, इसलिए ऑप्शन सी आपको सही है। ये बड़ी शॉर्टकट तरीका है, आप इसको ध्यान रखेंगे। 2 5 होगा तभी शांत होगा, नहीं तो शांत नहीं होगा। ठीक है, तो इसका आंसर आपको सी हो जाए। आगे बढ़ते हैं। क्या कहा जा रहा है, थीटा तथा फाई पूरक कोण हो तो। थीटा फाई पूरक कोण है, इसका मतलब है कि थीटा प्लस
फाई का जो मान है वो आपको 90 डिग्री है। ठीक है, इतना आपको ध्यान रखना है। तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 90 डिग्री माइनस फाई। ठीक है, क्या हो जाएगा, 90 माइनस फाई। तो कह रहा है कि क्या होगा, कॉस थीटा बराबर कॉस थीटा, सेक थीटा बराबर कॉसेक थीटा, साइन थीटा बराबर साइन थीटा, टेन थीटा बराबर टेन थीटा। देखिए जैसे ही आपको पूरा कोण लगाएगा, ठीक है, तो वह कोण मान आपको बदल जाएगा। देखिए कैसे होगा, कॉस थीटा अगर आप लगाते हैं तो दोनों तरफ थीटा आपको कॉस लगाना पड़ेगा, तो बराबर हो जाएगा कॉस 90 माइनस फाई हो जाएगा। मतलब यहाँ पे कॉस थीटा हुआ बराबर यहाँ पे कॉस 90 माइनस थीटा का मान जो सूत्र होता है वो होता है साइन थीटा, और साइन थीटा का जब यहाँ पे क्या है फाई, तो कॉस थीटा बराबर साइन फाई होगा। कॉस थीटा बराबर कॉस फाई लिखा हुआ है, ये गलत आपको हो गया। ठीक है, आपको चेक करना है अब दूसरा। अब चलिए हम चेक करके देखते हैं दूसरा का। सेक का तो दोनों तरफ सेक लगाते हैं, सेक थीटा बराबर इधर भी क्या हो जाएगा, सेक 90 डिग्री माइनस फाइव हो जाएगा। तो यहाँ पे सेक थीटा होगा बराबर सेक 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है कॉसेक, और थीटा के जब यहाँ पे क्या हो जाएगा फाइव हो जाएगा। तो सेक थीटा और कॉसेक फाइव जो कि आपको ऑप्शन में बिल्कुल मैच कर रहा है, तो ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। देखिए अगर आपको बताते हैं कि इसका तरीका क्या है, अपोजिट लेना होगा, साइन का कॉस रहेगा तो यहाँ पे साइन आएगा तभी होगा, यहाँ पे सेक है तो कोसेक आ गया, हो गया। साइन बराबर साइन बिल्कुल नहीं होगा, टेन बराबर टेन बिल्कुल नहीं होगा। देखिए कॉस बराबर कॉस ये भी नहीं हुआ है, तो यहाँ पे सेक बराबर कोसेक वाला जो है आपको सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। लिखा है साइन स्क्वायर 75 प्लस साइन स्क्वायर 15, दोनों का मान क्या होगा, एक आपको आएगा। देखिए कैसे, साइन स्क्वायर 75 डिग्री दिया है प्लस साइन स्क्वायर 15, तो साइन स्क्वायर 15 को बदलेंगे तो आपको देखिए साइन 90 डिग्री माइनस कितना हो जाएगा 75 डिग्री, तो साइन क्या हो जाएगा 15 डिग्री आ जाएगा। 90 में से 75 घटाएंगे तो, अब देखिए घटाएंगे तो क्या, साइन 75 डिग्री तो ये हो गया, प्लस साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है कॉस थीटा होता है, तो कॉस स्क्वायर 75 हो जाएगा। साइन स्क्वायर 75 प्लस कॉस स्क्वायर 75 बराबर क्या होगा, एक होगा। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर एक, यहाँ पे एक मान को आपको बदलना पड़ेगा। जब देखेंगे आपकी यहाँ पे जो मान दिया गया है 75 दिया है, यहाँ पे 15 दिया है, तो इसका मान सारणी में मान तो है नहीं, तो ऐसे प्रश्न को हल करने के लिए क्या करेंगे कि हम एक को बदल देंगे और तब जो है हल करेंगे। ठीक है, तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 33 पे आते हैं। 33 में क्या कहा जा रहा है, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ये तो सूत्र ही है। 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। क्या होता है कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1 होता है। तो हम अगर 1 को ट्रांसफर करेंगे उधर तो क्या हो जाएगा, इधर सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, जो कि आपको पूछा जा रहा है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा सेक स्क्वायर थीटा, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। प्रश्न संख्या 34 में क्या कहा जा रहा है, 2 साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा इक्वल टू क्या हो जाएगा। देखिए 2 का तो 2 रहेगा, इंटू साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा, यानी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, जो कि सूत्र है क्या होता है 1 होता है, यानी 2 गुने 1 बराबर क्या हो जाएगा 2, आंसर इसका हो जाएगा। तो सही उत्तर आपको इसका सी हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 35 पे आते हैं। देखिए 35 नंबर प्रश्न पे आते हैं। देखिए कहा कहा जा रहा है, कहा जा रहा है 5 कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा क्या होता है। देखिए 5 दोनों में है, तो इसलिए 5 को हम क्या करेंगे कॉमन करेंगे, तो इसमें क्या हो जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा। अब 5 का 5 रहेगा गुने कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस सॉरी कोसेक ऐसे होते हैं, तो कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा का जो मान होता है वो क्या होता है एक होता है, यानी 5 गुने 1 बराबर क्या आ जाएगा 5, तो इसका भी सही उत्तर आपको 5 ही हो जाएगा, ऑप्शन बी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे कॉसेक होगा, लिखा गया था कॉस गलती से, जबकि यहाँ पे ऑप्शन क्वेश्चन में भी कॉसेक दिया हुआ है, इसलिए आप लोग समझ लेंगे इसको। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 36 नंबर प्रश्न पे। 36 नंबर प्रश्न में क्या कहा जा रहा है, 3 अल्फा इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है,
तो कॉस अल्फ़ा का मान क्या होगा। चलिए 3 अल्फ़ा का मान आपको दिया हुआ है 180 डिग्री। 3 अल्फ़ा इक्वल टू 180 डिग्री, तो अल्फ़ा इक्वल टू क्या हो जाएगा 180/3। कितने बार में कटेगा 60 बार में। तो अल्फ़ा का मान आपको 60 आ गया। अब कॉस अल्फ़ा पूछ रहा है तो कॉस अल्फ़ा के जगह क्या हो जाएगा 60 डिग्री। कॉस 60 डिग्री का मान क्या होता है, तो कॉस 60 डिग्री का मान आपको 1/2 होता है। ठीक है, कॉस 60 डिग्री का मान 1/2 होता है, तो 1/2 इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन कितना नंबर में 1/2 है, तो ऑप्शन सी में 1/2 है, ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अब यहाँ पे आ गए नेक्स्ट क्वेश्चन पे 37 नंबर पे। ए साइन थीटा इक्वल टू 1 है और बी कॉस थीटा इक्वल टू 1 है। तो ए पहले साइन थीटा का मान क्या हो जाएगा, साइन थीटा बराबर हम ए को बराबर के उसे ट्रांसफर करेंगे तो 1/a हो जाएगा। अब बी कॉस थीटा है तो बी को हम ट्रांसफर करेंगे तो कॉस थीटा हो जाएगा। कॉस थीटा इक्वल टू 1/b हो गया। तो साइन थीटा का मान 1/a और कॉस थीटा का मान 1/b हो गया। अब टेन थीटा पूछ रहा है तो टेन थीटा का सूत्र क्या होता है, साइन थीटा बटे कॉस थीटा होता है। कॉस थीटा टेन थीटा का मान, तो साइन थीटा का मान आपको 1/a है और बटे कॉस थीटा का मान आपको 1/b है, तो 1/b हो गया बराबर। अब इसको पलटेंगे तो क्या हो जाएगा 1/a गुने बी ऊपर चला जाएगा और बटा में 1 हो जाएगा, यानी b/a आपको इसका सही उत्तर आपको आ जाएगा। तो मान आपको हो जाएगा क्या b/a। चलिए तो ऑप्शन नंबर किस में आपको b/a दिख रहा है, तो ऑप्शन बी में आपको b/a दिख रहा है। सही उत्तर आपको इसका बी हो जाएगा 37 नंबर प्रश्न पे। अब हम लोग 38 पे आते हैं। 38 नंबर पे क्या कहा जा रहा है, 1/√3 किसका मान है। तो 1/√3 आप जानते हैं कि दो चीज़ का मान होता है 1/√3। एक है कि tan 30 डिग्री है और दूसरा कॉट 60 डिग्री है। तो दोनों में से जो आपको ऑप्शन में हो वह सही। tan 30 डिग्री आपको सही दिख रहा है तो आपको ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, अब 39 नंबर जो प्रश्न है इसको थोड़ा सा आपको हल करना पड़ेगा। देखिए आगे उसको लेकर चलते हैं 40 नंबर प्रश्न पे। चलिए थोड़ा सा आप ध्यान देंगे तभी आप समझ पाएंगे। ठीक है, चलिए देखिए सेक थीटा इक्वल टू सेक थीटा प्लस टेन थीटा इक्वल टू एक्स दिया है, तो टेन थीटा का मान ज्ञात करना है। सेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। तो सेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ये आप जानते हैं। तो सेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा, हम स्क्वायर को अगर ट्रांसफर करें तो रूट हो जाएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ये यहाँ पर आपको आ जाएगा। तो हमको सिर्फ इतना से मतलब है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा से रूट में सेक थीटा के जब हम इसका इस्तेमाल करेंगे। चलिए तो सेक थीटा के जगह किसका इस्तेमाल करना है, √1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा और प्लस में टेन थीटा दिया है तो टेन थीटा बराबर में एक्स है, तो एक्स टेन थीटा को हम ट्रांसफर करते हैं उस साइड, तो इधर क्या बच जाएगा √1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर एक्स माइनस टेन थीटा हो जाएगा। चलिए अब बराबर अब इस रूट को ट्रांसफर करते हैं उधर, तो इधर क्या बच जाएगा 1 प्लस टेन थीटा स्क्वायर में है ना, बराबर इधर से हो जाएगा रूट जाएगा उधर तो आपको स्क्वायर हो जाएगा, तो एक्स माइनस टेन थीटा इसका होल स्क्वायर हो जाएगा। अब थोड़ा सा इसको नीचे वाले को रहने देते हैं, ऊपर वाले को मिटाते हैं। चलिए चूँकि हमको काम करना है, आप इसको क्या करेंगे कि पॉज करके या फिर बैक करके लिख लेंगे। तो इसको हम थोड़ा मिटाते हैं, ऊपर वाले को काम है। चलिए अब हम इसको हल करते हैं। तो 1 का 1 रह जाएगा, ठीक है, प्लस टेन स्क्वायर थीटा को टेन स्क्वायर थीटा ही रहने देते हैं। ठीक है, अब बराबर अब इसका सूत्र क्या लगाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बी के जगह क्या हो जाएगा
टेन स्क्वायर थीटा, तो टेन स्क्वायर थीटा प्लस 2a माइनस 2a भी हो जाएगा, क्योंकि माइनस में है तो माइनस 2a भी हो जाएगा, माइनस 2 इंटू एक्स हो जाएगा ए के जगह पर, इंटू टेन थीटा हो जाएगा बी के जगह पर, 2ab टेन थीटा। देखिए टेन थीटा इस स्क्वायर में इधर भी प्लस में और इधर भी प्लस में, तो दोनों तरफ से क्या हो जाएगा, कट जाएगा, या एक तरफ भेजेंगे तो माइनस में जाकर के जीरो हो जाएगा, इस प्रकार से हो जाएगा। तो इधर क्या बच गया, 1 बराबर बराबर क्या करेंगे, इधर एक्स स्क्वायर है, इधर माइनस में 2x टेन थीटा है, ठीक है, इतना आपको रह गया। अब हम आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा और मिटा लेते हैं। चलिए अब इसको हम लोग हल करते हैं। 1 को हम बराबर के उस साइड ट्रांसफ़र कर देते हैं, और माइनस में 2 tan x थीटा है, आपको उसको इधर हम कर लेते हैं। तो माइनस 2x tan थीटा है, बराबर के बाएं तरफ लाएंगे तो प्लस में हो जाएगा 2x tan थीटा हो जाएगा, और बराबर एक्स स्क्वायर पहले से उधर है तो पहले से, और 1 को हम बराबर के उस साइड ट्रांसफ़र करेंगे तो माइनस में हो जाएगा। अब चलिए, तो टेन थीटा का मान हमको ज्ञात करना है, तो टेन थीटा को बराबर के इस साइड रख लेंगे, तो उधर क्या बच गया, ऊपर एक्स स्क्वायर माइनस 1, और बट्टा में चला जाएगा, ये दोनों 2x जो है इधर गुना में है तो बराबर के इधर जाएगा, तो बट्टा में 2x हो जाएगा। तो इसका आपको टेन थीटा का जो टेन टेन थीटा का जो मान आपको पूछा जा रहा है, सही सही, तो टेन थीटा का मान आपको क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 1 बटे 2x, यानी आपको ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 1 बटे 2x टेन थीटा का आपको मान हो जाएगा। थोड़ा सा ये लंबा था, तो इस प्रकार का सवाल अगर आपको एग्जाम में पूछा जाएगा, अगर समय देखना कि लग रहा है तो इसको आप छोड़ करके आगे बढ़ जाइएगा, क्योंकि बहुत सारा प्रश्न आपको होता है जो आपको आता है बनाने, ठीक है, इसमें आप ज़्यादा समय नहीं बिताएंगे, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, अब प्रश्न संख्या 40 पे आते हैं, ठीक है। प्रश्न संख्या 40 में क्या कहा गया, साइन स्क्वायर फाई प्लस 1/1 प्लस टेन स्क्वायर फाई। चलिए इसको हम लोग हल कर लेते हैं। साइन स्क्वायर फाई को हम लोग साइन स्क्वायर फाई ये रहने देंगे, ठीक है, और प्लस 1/1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है कॉट थीटा, कॉट स्क्वायर थीटा हो जाए, ठीक है, कॉट स्क्वायर थीटा हो गया, 1 प्लस टेन स्क्वायर, सॉरी 1, गलती हो गया। चलिए अब 40 नंबर प्रश्न पे आते हैं। क्या क्या गया है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1/1 प्लस टेन स्क्वायर फाई, ठीक है। तो इसको हम लोग हल करते हैं, तो साइन स्क्वायर फाई को हम लोग साइन स्क्वायर फाई ही रहने देंगे, प्लस, तो प्लस 1 को 1 बटे 1 प्लस टेन स्क्वायर फाई बराबर क्या होगा, तो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, और अभी हम लोग थोड़ा देर पहले पढ़े हैं कि सेक स्क्वायर थीटा होता है, तो सेक स्क्वायर फाई हो जाएगा, बराबर, अब यहाँ पे साइन स्क्वायर फाई है तो साइन स्क्वायर फाई ही रहने देंगे, 1 प्लस है तो प्लस 1/सेक थीटा और क्या होता है, कॉस थीटा होता है, तो 1/सेक स्क्वायर थीटा और क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर फाई हो जाएगा, और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा यानी क्या होता है, उसका मान आपको 1 होता है, तो सही उत्तर आपको इसका ऑप्शन ए हो जाएगा, 1, ठीक है। प्रश्न संख्या 41 में चलते हैं, क्या कहा जा रहा है देखते हैं। कहा गया है के किस मान के लिए समीकरण x प्लस 2y बराबर 3 एंड 3x प्लस ky बराबर 9 संपाती रेखा के प्रदर्शित करता है। तो देखिए संपाती रेखा को प्रदर्शित करने के लिए दोस्तों क्या होता है कि जो a1/a2 होता है वह बराबर होता है b1/b2 के, और बराबर होता है c1/c2 के, ठीक है, तीनों के तीनों क्या होता है, आपको बराबर होता है। तो क्या करके देख लेते हैं हम लोग।
जो कि आपको यहाँ पे स्टेटमेंट दिया है अगला प्रश्न में, यही कंडीशन होता है संपाती होने के लिए। देख लीजिए, तो इसको हम लोग हल करके देखते हैं। A1 का मान आपको x है, तो इसका मान हो गया 1/, A2 का मान 3 हो जाएगा, बराबर B1 का मान आपको 2 है और B2 का मान आपको है k, और बराबर C1 का मान आपको 3 है और C2 का मान आपको 9 है। चलिए, यह कटेगा 3 बार में, तो दोनों में लेफ्ट में भी 1/3 आ गया और राइट में भी आपको 3 आ गया। तो अगर आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो k बराबर 2 तिहाई 6 हो जाएगा। ठीक है, क्या होगा, k बराबर 6। तो k का मान आपको क्या आ रहा है प्रत्येक परिस्थिति में, ऑप्शन डी, k का मान आपको 6 आ रहा है। ठीक है, तो प्रश्न संख्या 41 का उत्तर आपको ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 42 में। 42 में सेम परिस्थिति कर रहा है। देखिए, A1/A2 बराबर 1 है, B1/B2 बराबर है C1/C2। तो समीकरण इतना का हल क्या होगा, तो संपाती रेखा है, और संपाती रेखा का मतलब होता है एक ही रेखा पर दूसरा रेखा। इसका मतलब है कि हर जगह उसका हल होगा, जहाँ जहाँ वो रेखा जाएगा तहाँ तहाँ, इसका मतलब है कि अनंत हल हो जाएगा, इसका हो जाएगा। और प्रतिच्छेदी रहता है तो एक ही जगह होता है, कटता है तो एक ही हल होता है। लेकिन समांतर रेखा जब भी हो तो कहीं मिलेगा ही नहीं, तो जब तक नहीं मिलेगा तब तक हल नहीं होगा। तो इसलिए समांतर रेखा का कोई हल नहीं होता है, और आपको संपाती रेखा का अनंत हल होता है, और प्रतिच्छेदी रेखा का सिर्फ और सिर्फ एक हल यानी अद्वितीय हल होता है। तो प्रश्न संख्या 42 का सही उत्तर आपको हो जाएगा अनगिनत, ऑप्शन सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी, अनगिनत हल होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलिए, अब प्रश्न संख्या 43 पे चलते हैं। कहा जा रहा है निम्नलिखित में कौन सा द्विघात समीकरण है। ठीक है, द्विघात समीकरण का तो सिंपल सा फंडा है कि सबसे पहले आपको देखना है कि वो बहुपद है कि नहीं है। बहुपद होगा तभी आप द्विघात समीकरण से करेंगे। अगर कोई संख्या बहुपद नहीं है तो आप उसको द्विघात समीकरण के रूप में काउंट नहीं करेंगे। तो देखिए, जब भी चर, जो भी चर मान होता है x या y, ठीक है, तो चर जब भी अगर रूट में आ जाए या फिर आपको हर के स्थान पर आ जाए बट्टा में, या फिर चर का पावर अगर माइनस में हो जाए, तो वह आपको बहुपद नहीं होता। सबसे पहले तो यह बहुपद का पहचान है। तो जो बहुपद नहीं वह द्विघात समीकरण नहीं होगा। ठीक है, तो ये आप क्लियर कर लीजिएगा। तो जो बहुपद नहीं हुआ, द्विघात समीकरण नहीं, तो उसको आप द्विघात समीकरण में काउंट नहीं करेंगे। अब चलिए हम लोग देख लेते हैं कि इस प्रश्न में कौन द्विघात समीकरण है और कौन नहीं है। ठीक है, तो देखिए, यहाँ पे जो पहला प्रश्न है उसमें आपको x में रूट लगा हुआ है, तो आपको यह द्विघात समीकरण नहीं होगा, यानी बहुपद ही नहीं होगा। यहाँ पे एक्स स्क्वायर डिवाइड में है, देखिए बट्टा में है एक्स स्क्वायर, तो ये भी आपको नहीं होगा। ऑप्शन सी ये हो सकता है, ऑप्शन डी देखते हैं, ये भी हो सकता है, लेकिन दोनों को हमको करना पड़ेगा सॉल्यूशन। तो पहला को सॉल्यूशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2x² माइनस 2x प्लस 1 बराबर, इसको हम सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, 2 दूनी 4 और प्लस x² माइनस 2 दूनी 4x हो जाएगा 2ab में, प्लस 2 होगा। ठीक है, अब चलिए x² यहाँ पे घटेगा तो एक x² इधर बच जाएगा। आप इस x² को लेफ्ट में लाएंगे तो माइनस में हो जाएगा, और माइनस में आकर के घटेगा तो एक x² आपको बच जाएगा। तो इस प्रकार से इसमें एक x² बच गया, तो ये तो द्विघात समीकरण आपको दिख रहा है। बाकी से हमको मतलब नहीं है, सबसे अधिक पावर यहाँ पे 2 ही हैं, तो एक बच रहा है। लेकिन अब हम इसको देख लेते हैं डी को। तो द्विघात समीकरण तो ये हमको नज़र आ रहा है, ऑप्शन सी। अब डी को भी चेक करना चाहे तो कर सकते हैं, लेकिन चलिए करते हैं, देखते हैं क्या है। x² माइनस प्लस 4x प्लस 4 है, ठीक है, बराबर इसको हल करेंगे तो यहाँ पर भी x² हो जाएगा a², और यहाँ पे x² का पावर यहाँ पे ज़्यादा है, तो x² का हम माइनस का मतलब ये सूत्र लगाएंगे तो x के पावर यहाँ पे क्या आ जाएगा 4, जो कि आपको द्विघात समीकरण से ज़्यादा आ जाएगा, यानी चतुर्घाती बहुपद हो जाएगा। तो ये आपका आंसर नहीं होगा, ऑप्शन सी ही इसका सही उत्तर होगा। आते हैं आगे, प्रश्न संख्या 44 में, निम्नलिखित में कौन सा द्विघात समीकरण नहीं है। तो उसमें पूछा गया था कि है, इसमें पूछा जा रहा है नहीं है। चलिए नहीं वाला को देखते हैं। सबसे पहले 3 इंटू एक्स प्लस 1 का स्क्वायर, तो यहाँ पे आपको ये द्विघात समीकरण का सूत्र दे रहा है, यहाँ भी द्विघात समीकरण दे रहा है। ठीक है, 3 में से एक घट गया तो 2x² हो जाएगा, ये भी आपको द्विघात समीकरण पहला हो रहा है। दूसरा को देखते हैं,
यहाँ पे तो द्विघात समीकरण, यहाँ पे भी द्विघात समीकरण, ये भी द्विघात समीकरण रहा है। ये बराबर के उस साइड अगर इस स्क्वायर को ट्रांसफर करें तो प्लस हो जाएगा, यानी प्लस में 2x² हो जाएगा, तो ये द्विघात समीकरण हो जाएगा। तीसरा में देखते हैं, यहाँ पे x पे रूट नहीं लगा हुआ है तो ये भी द्विघात समीकरण हो जाएगा। तो 3 यहाँ पे चूँकि हम स्क्वायर करेंगे, जैसे ही √3x का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा और x का स्क्वायर x² हो जाएगा। और इधर आपको x² है, इधर हम लाएंगे तो x² घटेगा, तो 2x² बच जाएगा, यानी ये भी द्विघात समीकरण है। अब ऑप्शन डी को देखना है, तो डी में देखिए 16x³ दिया हुआ है, यहाँ पर दोनों के दोनों स्क्वायर वाला है। यह स्क्वायर से हम इसका फिर स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, पावर 4 हो जाएगा। यही आपको द्विघात समीकरण नहीं है, इसलिए ऑप्शन सी इसका, डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 45 में कहा जा रहा है, यदि द्विघात समीकरण 2x² - px + p का p बराबर 0 का मूल समान हो तो p का मान क्या होगा। मूल समान होगा, इसका मतलब उसका विवेचक जो होगा वो आपको 0 होगा। विवेचक का मतलब होता है कि b² - 4ac का मान आपको 0 आएगा। तो b के जगह पर यहाँ पर क्या है, -p है, तो -p का स्क्वायर करेंगे, -4 गुने a की जगह पे 2 है और c की जगह पे भी p है, बराबर 0 हो जाएगा। -p का स्क्वायर + p² हो जाएगा, और -2 चौके 8, p बराबर 0, p × p - 8 बराबर 0 हो जाएगा, यानी एक p बराबर 0 होगा और एक p बराबर 8 हो जाएगा। तो सही उत्तर आपका 0 और 8 दोनों होगा। चलिए देखते हैं कि क्या ऑप्शन में दिया गया है। 0 और 8, ऑप्शन सी इसका सही करेक्ट आंसर होगा। 0 और 8 दोनों आंसर होगा, ठीक है। अब 46 नंबर प्रश्न में आते हैं। 46 नंबर प्रश्न में क्या कहा जा रहा है, x² - kx + 4 बराबर 0 का कोई मूल वास्तविक नहीं है तो k का मान क्या होगा। कोई भी मूल वास्तविक नहीं है, इसका मतलब है कि b² - 4ac का मान 0 से कम है। क्या है, तो चलिए b² - 4ac का मान जो है वो 0 से कम है। b का मान क्या है, -k है, तो -k का स्क्वायर -4 × a की जगह पर 1 हो जाएगा और c की जगह पे 4, यह 0 से कम होना चाहिए। -k का स्क्वायर हो जाएगा, -4 चौके 16 जो है कि 0 से कम होना चाहिए। ऐसा ऑप्शन कहाँ पे देखने को मिल रहा है, यह देखिए, तो k², हाँ, एक चीज़ और हम कर लेते हैं, देखिए k, इसको या करेंगे तो k² छोटा होगा 16 से, या k का मान जो है, k का मान वर्गमूल निकल जाएगा, √16 हो जाएगा, यानी k का जो मान होगा वह ±4 से छोटा होना चाहिए, ±4 से छोटा होना चाहिए। इसका मतलब है, इसके मतलब दोनों है, तो इसका मतलब हो गया कि -4 से बड़ा होगा k, -4 से -4 छोटा होगा k से, और k छोटा होगा 4 से। इस प्रकार से -4 और 4 के बीच में k का मान होगा, तब जा कर के वह संख्या कोई भी मूल वास्तविक नहीं होगा। तो सही उत्तर इसका आपको ऑप्शन सी हो जाएगा। कौन हो जाएगा, ऑप्शन सी। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 47 में। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 47 में कहा जा रहा है, यदि अल्फा तथा बीटा द्विघात समीकरण इतना का मूल हो तो अल्फा + बीटा - √3 का मान क्या होगा। तो अल्फा + बीटा बराबर आप लोग जानते हैं -√3 पूछा जा रहा है। क्या होता है, अल्फा + बीटा बराबर होता है -b/a होता है, और प्लस माइनस में √3 आपको कहा गया है, तो -√3, -b का मान इसमें क्या है, तो -3√3 हो जाएगा। ये माइनस इसका सूत्र का है और ये माइनस इस सवाल का है, ठीक है। बट a का मान कितना है, तो नहीं कुछ हो तो 1 है, -√3। चलिए क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 3√3 इसका यहाँ पे आ जाएगा, और माइनस में 1√3 हो जाएगा। 3 को √3 में से 1 √3 घटेगा तो
2√3 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो सही उत्तर आपको इसका ऑप्शन सी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 48 पे आते हैं। समांतर श्रेणी 3, 7, 11 का 14वां पद क्या होगा? चलिए 14वां पद ज्ञात करने के लिए हम लोग ज्ञात करेंगे। सबसे पहले ए हमको मालूम है, डी बराबर क्या हो जाएगा, तो T2 - T1 मतलब 7 - 3 बराबर 4 हो गया। ये हमको मालूम चल गया और ए आपको 3 हो गया। तो 14वां पद यानी A14 ज्ञात करना है। A14 बराबर क्या हो जाएगा, A + 13D हो जाएगा। यानी ए का मान आपको 3 है प्लस 13 गुने डी का मान आपको 4 आ गया। तो 3 + 13 चौका 52, यानी 52 3 55 आपको A14वां पद आपको हो जाएगा। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 49 नंबर, निम्नलिखित में कौन समांतर श्रेणी में है? समांतर श्रेणी में होने के लिए हमेशा उसके सार्व अंतर मतलब दो पदों के बीच का अंतर समान होना चाहिए। तो -6 में से -8 घटेगा तो आपको इसका तो आपको इसका आंसर 2 आएगा। इसी प्रकार से -4 में से -6 घटेगा तो भी 2 आएगा और -2 में से -4 घटेगा तो भी 2 आएगा, यानी यह समांतर श्रेणी में है। इसको आप देख लेते हैं, 15 में से 5 घटेगा तो क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। 18 में से 15 घटेगा तो 3 होगा। यह समांतर श्रेणी में नहीं है क्योंकि बराबर नहीं आ रहा है। अब इसको देख लीजिए, यह भी बराबर नहीं आएगा और यह भी बराबर आपको नहीं आएगा, तो ऑप्शन ए ही इसका सही उत्तर हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 50 में समांतर श्रेणी 16, 11, 6, 1 - 4 का nवां पद क्या होगा? तो आप यहाँ पे देखिए, ए का मान आपको मालूम चल गया 16 है, डी का मान 11 में से 16 को घटाएंगे तो कितना होगा, 11 - 16 बराबर -5 हो गया डी का मान। तो डी nवां पद क्या होता है, ए एन, तो A + n - 1 इंटू डी इसका सूत्र होता है। ए का मान आपको कितना हो जाएगा, 16 प्लस n का मान n ही रहेगा -1 इंटू डी के मान कितना हो जाएगा, -5 आया तो -5। इस प्रकार से अब इसको हम लोग हल करते हैं तो क्या हो जाएगा, 16 + 5n हो जाए प्लस माइनस -5n हो जाएगा और माइनस माइनस प्लस 5 हो जाएगा। 1 से गुना होगा तो 5 एकम 5, यानी इसको हम हल करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 16 और 5 21 आ जाएगा प्लस में और माइनस में 5n रह जाएगा। यानी आपको इसका सही उत्तर an बराबर 21 - 5n सही उत्तर हो जाएगा। तो इसमें ऑप्शन में है कि नहीं है देख लेते हैं। चलिए 21 - 5n आपको ऑप्शन बी है, तो सही उत्तर आपको 21 - 5n हो जाएगा। ठीक है, तो आज हम 50 तक ही सॉल्व करेंगे क्योंकि हम लोग पहले ही बात कर चुके थे कि आज के इस वीडियो में सिर्फ 50 प्रश्न का ही हल करेंगे, बाकी बचे सवाल को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में हल करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, बाय। अपना ख्याल रखें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को शेयर जरूर करें। धन्यवाद।